आज सुनिए भीष्म साहनी की लिखी कहानी मरने से पहले। मरने से एक दिन पहले तक उसे अपनी मौत का कोई पूर्वाभास नहीं था। हाँ, थोड़ी खींच और थकान थी, पर फिर भी वह अपनी जमीन के टुकड़े को लेकर तरह तरह की योजनाएं बना रहा था। बल्कि उसे इस बात का संतोष भी था कि उसने अपनी मुश्किल का हल ढूंढ निकाला है और अब वह आराम से बैठकर अपनी योजनाएं बना सकता है। वास्तव में वह पिछले ही दिन शाम को एक बड़ी चतुराई का काम कराया था। अपने दिल की ललक अपने जैसे ही एक वयोवृद्ध के दिल में उड़ेलने में सफल हो गया था। पर उसकी मौत को देखते हुए लगता है मानो वह कोई नाटक खेलता रहा हो और उसे खेलते हुए खुद भी चलता बना हो। एक दिन पहले जब उसे जमीन के मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाना था, तो वह एक जगह बस में से उतरकर पैदल ही उस दफ्तर की ओर जाने लगा था। उस समय दिन का 1 बजने को था। चिलचिलाती धूप थी और लंबी सड़क पर एक भी सायादार पेड़ नहीं था। पर 1 बजे से पहले उसे दफ्तर में पहुंचना था, क्योंकि कचहरियों के काम 1 बजे तक ही होते हैं। इसके बाद अफसर लोग उठ जाते हैं, कारिंदे सिगरेट बीड़ियां सुलगा लेते हैं और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। तब तुम कचहरी के आंगन में और बरामदों में मुंह बाएं घूमते रहो, तुम्हें कोई पूछता नहीं। इसीलिए वह चिलचिलाती धूप में पांव घसीटता जल्दी से जल्दी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पहुंच जाना चाहता था। बार बार घड़ी देखने पर, ये जानते हुए भी कि बहुत कम समय बाकी रह गया है, वह जल्दी से कदम नहीं उठा पा रहा था। एक जगह पीछे से किसी मोटर कार का भोंपू बजने पर वह बड़ी मुश्किल से सड़क के एक ओर को हो पाया था। जवानी के दिन होते तो वह सरपट भागने लगता, थकान के बावजूद भागने लगता, अपना कोट उतार कर कंधे पर डाल लेता और भाग खड़ा होता। उन दिनों भाग खड़ा होने में ही एक उपलब्धि का सा भास हुआ करता था। भाग कर पहुंच तो गए, काम भले ही पूरा हो या न हो। पर अब तो वह बिना उत्साह के अपने पांव घसीटता जा रहा था। प्यास के कारण मुंह सूख रहा था और मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा था। धूप में चलते रहने के कारण गर्दन पर पसीने की परत आ गई थी, जिसे रुमाल से पोंछ पाने की इच्छा उसमें नहीं रह गई थी। अगर पहुंचने पर कचहरी बंद मिली, डिप्टी कमिश्नर या तहसीलदार आज भी नहीं आया, तो मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाऊंगा, किसी बेंच पर, दफ्तर की सीढ़ियों पर या किसी चबूतरे पर कुछ देर के लिए दम लूंगा और फिर लौट आऊंगा। अगर वह दफ्तर में बैठा मिल गया तो मैं सीधा उसके पास जा पहुंचूंगा। अफसर लोग तो दफ्तर के अंदर बैठे बैठे गुर्राते हैं, जैसे अपनी मांद में बैठा कोई जंतु गुर्राता है। पर भले ही वह गुर्राता रहे, मैं चिक उठाकर सीधा अंदर चला जाऊंगा। उस स्थिति में भी उसे इस बात का भास नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आ पहुंचा है। चिलचिलाती धूप में चलते हुए एक ही बात उसके मन में बार बार उठ रही थी, काम हो जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस काम हो जाए। उससे एक दिन पहले तहसीलदार की कचहरी में 3-3 कारिंदों को रिश्वत देने के बावजूद उसका काम नहीं हो पाया था। कभी किसी चपरासी की ठुड्डी पर हाथ रखकर उसकी मिन्नत समागत करता रहा था, तो कभी किसी क्लर्क कारिंदे को सिगरेट पेश करके। जब धूप ढलने को आई थी, कचहरी के आंगन में वीरानी छाने लगी थी और वह तीनों कारिंदों की जेब में पैसे ठूंस चुका था। फिर भी उसका काम हो पाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, तो वह दफ्तर की सीढ़ियों पर आ बैठा था। वह थक गया था और उसके मुंह में कड़वाहट भरने लगी थी। उसने सिगरेट सुलगा ली थी, ये जानते हुए कि भूखे पेट धुआं सीधा उसके फेफड़ों में जाएगा। तभी सिगरेट के कश लेते हुए वह अपनी फूहड़ स्थिति के बारे में सोचने लगा था। अब तो भ्रष्टाचार पर से भी विश्वास उठने लगा है। उसने मन ही मन कहा, पहले इतना तो था कि किसी की मुट्ठी गर्म करो तो काम हो जाता था, अब तो उसकी भी उम्मीद नहीं रह गई है। और यह वाक्य बार बार उसके मन में घूमता रहा था। तभी उसे इस सारी दौड़ धूप की निरर्थकता का भास होने लगा था। यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं 73 वर्ष का हो चला हूं। अगर जमीन का टुकड़ा भी मिल गया, उसका स्वामित्व भी मेरे हक में बहाल कर दिया गया, तो भी वह मेरे किस काम का? जिंदगी के कितने दिन मैं उसका उपभोग कर पाऊंगा? 20 साल पहले यह मुकदमा शुरू हुआ था, तब मैं मंसूबे बांध सकता था, भविष्य के बारे में सोच सकता था। इस पुश्तैनी जमीन को लेकर सपने भी बुन सकता था कि यहां छोटा सा घर बनाऊंगा, आंगन में फलों के पेड़ लगाऊंगा, पेड़ों के साए के नीचे हरी हरी घास पर बैठा करूंगा। पर अब अव्वल तो यह जमीन का टुकड़ा अभी भी आसानी से मुझे नहीं मिलेगा। घुसपैठिए को इसमें से निकालना खालाजी का घर नहीं है। मैं घूस दे सकता हूं, तो क्या घुसपैठिया घूस नहीं दे सकता या नहीं देता होगा? भले ही फैसला मेरे हक में हो चुका है, वह 10 तिकड़ में करेगा। पिछले 20 साल में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, अगर उसके हक में होता तो मैं अपील करता। इसी में जिंदगी के 20 साल निकल गए और अब 73 साल की उम्र में मैं उस पर क्या घर बनाऊंगा? मकान बनाना कौन सा आसान काम है, और किसे पड़ी है कि मेरी मदद करे?
अगर बना भी लूं तो भी मकान तैयार होते होते मैं 75 पार कर चुका होऊंगा। मेरे वकील की उम्र इस समय 80 साल की है और वह बौराया सा घूमने लगा है। बोलने लगता है तो बोलना बंद ही नहीं करता। उसकी सूझबूझ भी शिथिल हो चली है। बैठा बैठा अपनी धुंधलाई आंखों से शून्य में ताकने लगता है। कहता है उसे पेचिश की पुरानी तकलीफ भी है, घुटनों में भी गठिया है। वह आदमी 80 वर्ष की उम्र में इस हालत में पहुंच चुका है, तो इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते मेरी क्या गति होगी। मकान बन भी गया तो मेरे पास जिंदगी के 3-4 वर्ष बच रहेंगे। क्या इतने भर के लिए अपनी हड्डियां तोड़ता फिरूं? क्यों नहीं, मैं इस पचड़े में से निकल आता। मुझसे ज्यादा समझदार तो मेरा वह वकील ही है जिसने अपनी स्थिति को समझ लिया है और मेरे साथ तहसील कचहरी जाने से इनकार कर दिया है। बस साहिब, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आप मुकद्दमा जीत गए हैं। अब जमीन पर कब्जा लेने का काम आप खुद संभालें। उसने 2 टूक कह दिया था। यही कुछ सोचते सोचते उसने फिर से सिर झटक दिया था। क्या मैं यहां तक पहुंचकर किनारा कर जाऊं? जमीन को घुसपैठिए के हाथ सौंप दूं? यह बुजदिली नहीं होगी तो क्या होगा? किसी को अपनी जमीन मुफ्त में क्यों हड़पने दूं? क्या मैं इतना गया बीता हूं कि मेरे जीते जी कोई आदमी मेरी पुश्तैनी जमीन छीन ले जाए और मैं खड़ा देखता रहूं? और अब तो फैसला हो चुका है। अब तो इसे केवल हल्का सा धक्का देना बाकी है। तहसील के कागजात मिल जाएं, इंतकाल की नकलें मिल जाएं, फिर रास्ता खुलने लगेगा, मंजिल नजर आने लगेगी। सोचते सोचते एक बार फिर उसने अपना सिर झटक दिया। ऐसे मौके पहले भी कई बार आ चुके थे। तब भी यही कहा करता था, एक बार फैसला हक में हो जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। पर क्या बना? 20 साल गुजर गए, वह अभी भी कचहरियों की खाक छान रहा है। सांप के मुंह में छूंदर, खाए तो मरे, छोड़े तो अंधा हो। न तो मैं इस पचड़े से निकल सकता हूं, न ही इसे छोड़ सकता हूं। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में नहीं था। वही बात हुई। किसी ने बताया कि वह किसी मीटिंग में गया है। कुछ मालूम नहीं कब लौटेगा, लौटेगा भी या नहीं। वह चुपचाप एक बेंच पर जा बैठा, कल ही की तरह सिगरेट सुलगाई और अपने भाग्य को कोसने लगा। मैं काम करना नहीं जानता। छोटे छोटे कामों के लिए खुद भागता फिरता हूं। ये काम मिलने मिलाने से होते हैं, खुद मारे मारे फिरने से नहीं। मैं खुद मुंह बाय कभी तहसील में तो कभी जिला कचहरी में धूल फांकता फिरता हूं। मेरी जगह कोई और होता तो 10 तरकीबें सोच निकालता। सिफारिश डलवाने से लोगों के बीसियों काम हो जाते हैं और मैं यहां मारा मारा फिर रहा हूं। तब डिप्टी कमिश्नर के चपरासी ने भी कह दिया था कि अब साहिब नहीं आएंगे और दफ्तर के बाहर दरख्वास्तियों के लिए रखा बेंच उठाकर अंदर ले गया था। उधर कचहरी का जमादार बरामदे और आंगन बुहारने लगा था। सारा दिन यूं बर्बाद होता देखकर वह मन ही मन तिलमिला उठा था। आग की लपट की तरह एक टीस सी उसके अंदर उठी थी। हार तो मैं नहीं मानूंगा। मैं भी अपनी जमीन छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं भी हट पकड़ लूंगा, इस काम से चिपक जाऊंगा। ये लोग मुझे कितना ही झंझोड़ें, मैं छोड़ूंगा नहीं। इसमें अपने दांत गाड़ दूंगा। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता मैं छोड़ूंगा नहीं। वह मन ही मन जानता था कि मन में से उठने वाला यह आवेग उसकी असमर्थता का ही द्योतक था कि जब भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझता तो वह ढिठाई का दामन पकड़ लेता है। इस तरह वह अपने डूबते आत्मविश्वास को धृष्टता द्वारा जीवित रख पाने की कोशिश करता रहता है। पर उस दिन सुबह जिला कचहरी की ओर जाने से पहले उसकी मनःस्थिति बिल्कुल दूसरी थी। तब वह आश्वस्त महसूस कर रहा था। नहा धोकर ताजा दम घर से निकला था और उसे पता चला था कि डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मिलेगा, कि वह भला आदमी है, मुंसिफ मिजाज है और फिर उसका तो काम भी मामूली सा है। अगर उससे बात हो गई और उसने हुक्म दे दिया तो पलक मारते ही काम हो जाएगा। शायद इसीलिए जब वह घर से निकला था तो आसपास का दृश्य उसे एक तस्वीर जैसा सुंदर लगा था, जैसे माहौल में से बरसों की धुंध छंट गई हो और विशेष रोशनी सी चारों ओर छिटक गई हो। एक हल्की सी झिलमिलाहट जिसमें एक एक चीज, नदी का पाट, उस पर बना सफेद डंडहरों वाला पुल और नदी के किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे भरे पूरे पेड़ सभी निखर उठे थे। सड़क पर जाती युवतियों के चेहरे खिले खिले, हर इमारत निखरी निखरी सुबह की धूप में नहाई। और इसी मनःस्थिति में वह उस बस में बैठ गया था जो उसे शहर के बाहर दूर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की ओर ले जाने वाली थी। फिर शहर में से निकल जाने पर वह बस किसी घने झुरमुट के बीच स्वच्छ निर्मल जल के एक नाले के साथ साथ चली जा रही थी। उसने झांक कर बस की खिड़की में से बाहर देखा था। एक जगह पर नाले का पाट चौड़ा हो गया था और पानी की सतह पर बहुत सी बतखें तैर रही थीं, जिससे नाले के जल में लहरियां उठ रही थीं। किनारे पर खड़े बेंत के छोटे छोटे पेड़ पानी की सतह पर झुके हुए थे और उनका साया जालीदार चादर की तरह पानी की सतह पर थिरक रहा था। अब बस किसी छोटी सी बस्ती को लांघ रही थी।
बस्ती के छोटे छोटे बच्चे नंगे बदन नाले में डुबकियां लगा रहे थे। उसकी नजर नाले के पार बस्ती के एक छोटे से घर पर पड़ी, जो नाले के किनारे पर ही लकड़ी के खंभों पर खड़ा था। उसकी खिड़की में एक सुंदर सी कश्मीरी लड़की अपनी छोटी बहन को सामने बैठाए उसके बालों में कंघी कर रही थी। थोड़ी देर के लिए ही यह दृश्य उसकी आंखों के सामने रहा था और फिर बस आगे बढ़ गई थी। पर उसे देखकर उसके दिल में स्फूर्ति की लहर दौड़ गई थी। एक छोटा सा घर तो बन ही सकता है। मन में एक बार निश्चय कर लो तो जैसे तैसे काम पूरा हो ही जाता है। पेंत के पेड़ के नीचे आंगन में कुर्सी बिछाकर बैठा करूंगा। पेड़ों की पांत के नीचे मैं और मेरी पत्नी घूमने जाया करेंगे। पेड़ों पर से झड़ते पत्तों के बीच कदम बढ़ाते हुए मैं हाथ में छड़ी लेकर चलूंगा। मोटे तले के जूते पहनूंगा और ठंडी ठंडी हवा गालों को थपथ पाया करेगी। जिंदगी भर की थकान दूर हो जाएगी। मकान बनाना क्या मुश्किल है। क्या मेरी उम्र के लोग काम नहीं करते? वे फैक्ट्रियां चलाते हैं, नई फैक्ट्रियां बनाते हैं, मरते दम तक अपना काम बढ़ाते रहते हैं। पर अब ढलती दोपहर में खचाखच भरी बस में हिचकोले खाता हुआ, बेसुध सा शून्य में देखता हुआ वह घर लौट रहा था। पिंडलियां दुख रही थीं और मुंह का जायका कड़वा हो रहा था। उसे फिर झुंझलाहट हुई अपने पर, अपने वकील पर, जिसने ऐन आड़े वक्त में मुकदमे पर पीठ फेर ली थी। अपनी सगे संबंधियों पर, जिनमें से कोई भी हाथ बंटाने के लिए तैयार नहीं था। मैं ही मारा मारा फिर रहा हूं। सबसे अधिक उसे अपने पर क्रोध आ रहा था, अपनी अकर्मण्यता पर, अपने दब्बू स्वभाव पर, अपनी असमर्थता पर। बस में से उतरते ही उसने सीधे अपने वकील के पास जाने का फैसला किया। वह अंदर ही अंदर बौखलाया हुआ था। फीस लेते समय तो कोई कसर नहीं छोड़ते। 10 की जगह 100 मांगते हैं और काम के वक्त पीठ मोड़ लेते हैं। तहसीलों में धक्के खाना क्या मेरा काम है? क्या मैंने तुम्हें उजरत नहीं दी? कमिश्नरी का बड़ा फाटक लांघकर वह बाएं हाथ को मुड़ गया, जहां कुछ दूरी पर अर्जीन वीसों की पांत बैठती थी। बूढ़ा वकील कुछ मुद्दत से अब यहीं बैठने लगा था। उसने नजर उठाकर देखा, छोटे से लकड़ी के खोखे में वह बड़े इत्मीनान से लोहे की कुर्सी पर बैठा था। उसका चौड़ा चेहरा दमक रहा था और सिर के गिने चुने बाल बिखरे हुए थे। उसे लगा जैसे बूढ़े वकील ने नया सूट पहन रखा है और उसके काले रंग के जूते चमक रहे हैं। वह अपने बोझिल पांव घसीटता धीरे धीरे चलता हुआ वकील के खोखे के सामने जा पहुंचा। बूढ़ा वकील कागजों पर झुका हुआ था और एक नोटरी की हैसियत से अर्जियों पर किए गए दस्तखतों की तस्दीक कर रहा था, और नीचे जमीन पर खड़ा उधेड़ उम्र का उसका कारिंदा हाथ में नोटरी की मोहर उठाए एक एक दरख्वास्त पर दस्तखत हो जाने पर ठप्पा लगा रहा था। आज भी कुछ काम नहीं हुआ। खोखे के सामने पहुंचते ही उसने करीब करीब चिल्लाकर कहा। वकील को यूं आराम से बैठा देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा था। खुद तो कुर्सी पर मजे से बैठा दस्तखतों की तसदीक कर रहा है और पैसे बटोर रहा है, जबकि मैं तहसीलों की धूल फांक रहा हूं। वकील ने सिर उठाया, उसे पहचानते ही मुस्कुराया। वकील ने उसका वाक्य सुन लिया था। मैंने कहा था ना, वकील अपनी जानकारी बघाड़ते हुए बोला। तहसीलों में 10-10 दिन लटकाए रखते हैं। मैं आजिज आ गया था, इसीलिए आपसे कह दिया था कि अब मैं यह काम नहीं करूंगा। आप नहीं करेंगे तो क्या मैं तहसीलों की खाक छानता फिरूंगा? उसने खींचकर कहा। यह काम मैं नहीं कर सकता। यह काम जमीन के मालिक को ही करना होता है। उसका मन हुआ बूढ़े वकील से कहे, बरसों तक तुम इस मुकदमे की पैरवी करते रहे हो। मैं तुम्हें मुंह मांगी उजरत देता रहा हूं, और अब जब आड़ा वक्त आया है तो तुम इस काम से किनारा कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि जमीन के मालिक को ही यह काम करना होता है। पर उसने अपने को रोक लिया, मन में उठती खींच को दबा लिया, बल्कि बड़ी संयत सहज आवाज में बोला, वकील साहिब, आप मुकदमे के एक एक नुक्ते को जानते हैं। आपकी कोशिशों से हम यहां तक पहुंचे हैं। अब इसे छोटा सा धक्का और देने की जरूरत है, और वह आप ही दे सकते हैं। पर बूढ़े वकील ने मुंह फेर लिया। उसकी उपेक्षा को देखते हुए वह मन ही मन फिर तमक उठा, पर उसकी नजर वकील के चेहरे पर थी। 80 साल का बूढ़ा शून्य में देखे जा रहा था। अपने दमखम के बावजूद वकील की आंखें धुंधला गई थीं और बैठे बैठे अपने आप उसका मुंह खुल जाता था। इस आदमी से यह उम्मीद करना कि यह तहसीलों कचहरियों के चक्कर काटेगा बड़ी बेनसाफी सा लगता था, और अगर काटेगा भी तो कितने दिन तक काट पाएगा। उसे फिर अपनी निसहायता का भास हुआ। कोई भी और आदमी नहीं था जो इसका बोझ बांट सके, उसे सांस तक ले पाने की मोहलत दे सके। बेटे थे तो एक बंबई में जा बैठा तो दूसरा अंबाला में, और मैं इस उम्र में श्रीनगर में झक मार रहा हूं। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। मैं आंखें बंद कर लूंगा तो अपने आप जमीन का मसला सुलझाते फिरेंगे। वकील साहिब,
आप ही इस नाव को पार लगा सकते हैं। उसने कहना शुरू ही किया था कि वकील झट से बोला, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, आप मुझे माफ करें, अब यह मेरे बस का नहीं है। फिर अपने खोखे की ओर इशारा करते हुए बोला, आपने देख लिया यह काम कैसा है। यहां से मैं अगर 1 घंटे के लिए भी उठ जाऊं तो कोई दूसरा नोटरी मेरी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा। फिर क्षीण सी हंसी हंसते हुए कहने लगा, सभी इस ताक में बैठे हैं कि कब बूढ़ा मरे और वे उसकी कुर्सी संभालें। मैं अपना अड्डा नहीं छोड़ सकता। मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है और यहां पर बिना भाग दौड़ के मुझे 2 पैसे मिल जाते हैं। बुढ़ापे में यही काम कर सकता हूं। मुश्किल काम तो हो गया वकील साहब, अब तो छोटा सा काम बाकी है। छोटा सा काम बाकी है? वकील तुनक कर बोला, जमीन का कब्जा हासिल करना क्या छोटा सा काम है? यह सबसे मुश्किल काम है। सुनिए वकील साहब, उसने कहना शुरू ही किया था कि वकील ने हाथ जोड़ दिए। आप मुझे माफ करें, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। सहसा वकील के चेहरे की ओर देखते हुए एक बात उसके दिमाग में कौंध गई। वह ठिठक गया और कुछ देर तक ठिठका खड़ा रहा। फिर वकील से बोला, नहीं वकील साहब, मैं तो कुछ और ही कहने जा रहा था। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वह क्षण भर के लिए फिर सोच में पड़ गया। फिर छत से बोला, अगर आप जमीन पर कब्जा हासिल करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें तो कब्जा मिलने पर मैं आपको जमीन का 1/3 हिस्सा दे दूंगा। उसने आंख उठाकर बूढ़े वकील की ओर देखा। वकील जैसे सकते में आ गया था और उसका मुंह खुलकर लटक गया था। पर इस शर्त पर कि अब इस काम में मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, सब काम आप ही करेंगे, वह कहता जा रहा था। मैंने तो अर्ज किया ना, मेरी मजबूरी है। बूढ़ा वकील बुदबुदाया, आप सोच लीजिए, 1/3 जमीन का मतलब है करीब 4 लाख रुपए। यह विचार उसे अचानक ही सूझ गया था, मानो जैसे कौंध गया हो। अपनी विवशता के कारण रहा हो या दबी कुचली व्यवहार कुशलता का कोई अधमरा अंकुर सहसा फूट निकला हो, पर इससे उसका जहन खुल सा गया था। आप नहीं कर सकते तो मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता। आप किसी अच्छे वकील का नाम तो सुझा सकते हैं जो दौड़ धूप कर सकता हो। मुकदमे की स्थिति आप उसे समझा सकते हैं। उसने अपनी व्यवहार कुशलता का एक और तीर छोड़ते हुए कहा, आप मुकदमे को यहां तक ले आए, यही बहुत बड़ी बात है। उसने बूढ़े वकील के चेहरे की ओर फिर से देखा। बूढ़े वकील का मुंह अभी भी खुला हुआ था और वह उसकी ओर एकटक देखे जा रहा था। अब कोई वकील ही यह काम करेगा। बूढ़े वकील की आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी और उसका मुंह बंद हो गया था। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि केस की सारी मालूमात आपको है। अपना सुझाव सबसे पहले आपके सामने रखना तो मेरा फर्ज बनता है। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और अदालत का फैसला हमारे हक में हो चुका है। अब केवल कब्जा लेना बाकी है। अपनी बात का असर बूढ़े वकील के चेहरे पर होता देखकर वह मन ही मन बुदबुदाया, लगता है तीर निशाने पर बैठा है। लेकिन मैं अपने पल्लू से अब और कुछ नहीं दूंगा, न पैसा, न फीस, न मुआवजा, कुछ भी नहीं। बस 1/3 जमीन आपकी होगी और शेष मेरी। बोलते हुए उसे लगा जैसे उसके शरीर में ताकत लौट आई है और आत्मविश्वास लहराने लगा है। उसे लगा जैसे अगर वह इस वक्त चाहे तो भाषण दे सकता है। पटवारी, तहसीलदार, घुसपैठिया, जिस किसी को कुछ देना होगा तो आप ही देंगे। फिर बड़े ड्रामाई अंदाज में वह चलने को हुआ और धीरे धीरे बड़े फाटक की ओर कदम बढ़ाने लगा। अपना फैसला आज शाम तक मुझे बता दें। फिर पहले से भी ज्यादा ड्रामाई अंदाज में बोला, अगर मंजूर हो तो मैं अभी मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। और बिना उत्तर का इंतजार किए बड़े फाटक की ओर बढ़ गया। दूसरे दिन अपनी मृत्यु के कुछ ही देर पहले वह पार्क में एक बेंच पर बैठा हल्की हल्की धूप का आनंद ले रहा था और पिछले दिनों की थकान उतार रहा था। वह मन ही मन बड़ा आश्वस्त था कि उसे एक बहुत बड़े बोझ से छुटकारा मिल गया है। अब वह चैन से बैठ सकता है और फिर से भविष्य के सपने बुन सकता है। इस प्रस्ताव ने दोनों बूढ़ों की भूमिका बदल दी थी। जिस समय वह धूप में बैठा अधमूंदी आंखों से हरी हरी घास पर चमकते ओस के कण देख रहा था, उसी समय तहसील की ओर जाने वाली खचाखच भरी बस में टंडहरे को पकड़कर खड़ा वकील अपना घर बनाने के मंसूबे बांध रहा था। दिल में रह रहकर गुदगुदी सी उठती थी। जिंदगी भर किराए के मकान में तीसरी मंजिल पर टंगा रहा हूं। किसी से कहते भी शर्म आती है कि सारी उम्र काम करने के बाद भी अपना घर तक नहीं बना पाया। बेटे बड़े हो गए हैं और दिन रात शिकायत करते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। इधर खुली जमीन होगी, छोटा सा आंगन होगा, 2-3 पेड़ फलों के लगा लेंगे, छोटी सी फुलवाड़ी बना लेंगे। जिंदगी के बचे खुचे सालों में
कम से कम रहने को तो खुली जगह होगी। संकरी गली में तीसरी मंजिल पर लटके तो नहीं रहेंगे। एक स्फूर्ति की लहर, पुलकन सी, एक झुरझुरी सी उसके बदन में उठी और सरसराती हुई सीधी रीढ़ की हड्डी के रास्ते सिर तक जा पहुंची। खुली जमीन का एक टुकड़ा, लाखों की लागत का, बैठे बिठाए मुफ्त में मिल जाएगा, न हींग लगे न फिटकरी। अच्छा हुआ जो लिखा पढ़ी भी हो गई, मुवक्किल को दोबारा सोचने का मौका ही नहीं मिला। इस गुदगुदी में वह बस पर चढ़ा था, पर कुछ फासला तय कर चुकने पर बस में खड़े खड़े बूढ़े वकील की कमर दुखने लगी थी। 80 साल के बूढ़े के लिए बस के हिचकोलों में अपना संतुलन बनाए रखना कठिन हो रहा था। 2 बार वह गिरते गिरते बचा था। एक बार तो वह नीचे सीट पर बैठी एक युवती की गोद में जा गिरा था, जिस पर आसपास के लोग ठहाका मारकर हंस दिए थे। पांव बार बार लड़खड़ा जाते थे, पर मन में गुदगुदी बराबर बनी हुई थी। पर कुछ ही देर बाद बस में खड़े रहने के कारण घुटनों में दर्द अब बढ़ेगा। तहसील अभी दूर है और वहां पहुंचते पहुंचते मैं परेशान हो उठूंगा। दर्द बढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद उसे लगने लगा जैसे किसी जंतु ने अपने दांत उसके शरीर में गाड़ दिए और उसे झंझोड़ने लगा है। न जाने तहसील तक पहुंचने पहुंचते मेरी क्या हालत होगी। बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। जाए भाड़ में जमीन का मालिक। और वह जहां पर खड़ा था वहीं घुटने पकड़कर बस के फर्श पर हाय हाय करता बैठ गया। उस समय बस उस बस्ती को पार कर रही थी जहां बेंत के पेड़ों के झुरमुट के बीच नाले के किनारे किनारे सड़क चलती जा रही थी और जहां पानी की सतह पर लहरियां बनाती हुई बतखें आज भी तैर रही थीं। उधर पार्क के बेंच पर बैठा जमीन का मालिक थकान दूर हो जाने पर धीरे धीरे ऊँघने लगा था। उसकी मौत को कुछ ही मिनट बाकी रह गए थे। वह अभी भी आश्वस्त महसूस कर रहा था, चलो इस सारी छक छक और फजीहत में से निकल आया हूं। उसे यह सोचकर सुखद सा अनुभव हुआ कि वह आराम से बेंच पर बैठा सुस्ता रहा है, जबकि वकील इस समय तहसील में जमीन के कागज निकलवाने के लिए भटक रहा है। पर जमीन का ध्यान आते ही उसके मन को धक्का सा लगा। सहसा ही वह चौंक कर उठ बैठा। ये मैं क्या कर बैठा हूं? 1/3 जमीन दे दी। अदालत का फैसला तो मेरे हक में हो चुका है। अब तो केवल कब्जा लेना बाकी था। जमीन तो मुझे मिल ही जाती। लाखों की जमीन उसके हवाले कर दी और लिखत भी दे दी। कहां तो वकील को ज्यादा से ज्यादा 500,000 की फीस दिया करता था, वह भी चौथे 5वें महीने, और कहां 1/3 जमीन ही दे दी। लूट कर ले गया, बैठे बिठाए लूट कर ले गया। उसके मन में चीख सी उठी, ये मैं क्या कर बैठा हूं? न किसी से पूछा, न बात की। देना ही था तो एक मुश्त कुछ रकम देने का वादा कर देता। अपनी जमीन कौन देता है? बैठे बिठाए मैंने कागज पर, वह भी स्टाम्प पेपर पर दस्तखत कर दिए। यह मैं क्या कर बैठा हूं? और स्टाम्प पेपर की तस्वीर आंखों के सामने खिंच गई। तभी कहीं से जोर का धक्का आया और दर्द सा उठा। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और वह बेंच पर से लुढ़क कर नीचे ओस से सनी हरी हरी घास पर औंधे मुंह जा गिरा। आप सुन रहे थे भीष्म साहनी की लिखी कहानी